नेपाल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपदा से जूझ रहा है नेपाल। एक तरफ सैलाब से भारी तबाही तो दूसरी तरफ लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती। इस मुश्किल हालात में नेपाली सेना अपने दम पर अकेले मोर्चे संभाले हुए है। दुर्गम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई देशों ने रेस्क्यू में मदद की पेशकश की, लेकिन नेपाल ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि नेपाल को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। कैसे हर आपदा से निपटने में सक्षम है नेपाली सेना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुदरत के कहर से नेपाल में भारी तबाही हुई। पहाड़ से आए सैलाब ने नेपाल के कई हिस्सों को मटियामेट कर दिया। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए, घर तिनकों की तरह बह गए। लोहे के बड़े पुल भी नहीं बच पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ। हजारों लोग लापता हुए, जिनकी तलाश में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतनी बड़ी आपदा में नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला। अपने अदम्य साहस और दमदार ट्रेनिंग की बदौलत नेपाली सैनिक देवदूत साबित हो रहे हैं। दुर्गम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अथाह पानी के बीच रेस्क्यू करना हो या फिर मलबे में दबे लोगों का, नेपाली सैनिक हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। लोगों की अंतिम उम्मीद अब नेपाली सैनिक है, जिनका मूल वाक्य है जय महाकाली आयो गोरखाली। नेपाल में आई बड़ी त्रासदी को लेकर कई देशों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की थी। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की, लेकिन नेपाल ने मना कर दिया। नेपाल सरकार का साफ कहना है कि उन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। उनके जवान राहत और बचाव कार्य चलाने में पूरी तरह सक्षम है। दरअसल नेपाली सेना अपनी विशिष्ट भौगोलिक विशेषज्ञता, त्वरित एक्शन और विशेष रूप से प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन विंग के दम पर देश में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे पहला और मजबूत सहारा बनती है। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब के बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खुद को एक बार फिर साबित कर दिया है। नेपाल की सेना ने रसुआ के हाइड्रो पावर टनल में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को सुरक्षित निकालकर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराया। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल की सेना ने अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लगभग 350 श्रमिकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाकी लोगों को निकालने का काम जारी है। दरअसल नेपाल की सेना 24 घंटे आपदा प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है। सैनिक सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। नेपाल के हर जिले में सेना की मौजूदगी है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी स्थानीय यूनिट तुरंत एक्शन में आ जाती है। नेपाली सेना के पास विशेष रूप से गठित आपदा प्रबंधन बटालियन और नेपाल आर्मी डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल भी है।
इन जवानों को कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर से रेस्क्यू, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर और आग बुझाने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। बाढ़ या लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग टूटने पर सेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम पहाड़ी चोटियों से लोगों को एयरलिफ्ट करते हैं। नेपाल में मौजूदा त्रासदी के दौरान भी सेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम जगहों से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। नेपाली सेना की शारीरिक क्षमता की बात करें तो कठिन रास्तों और भारी कीचड़ के बीच सेना के जवान पीड़ितों और बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सक्षम है। तकनीकी उपकरणों की मदद से सेना की टीमें पानी से भरी और मलबे से अवरुद्ध सुरंगों के भीतर घुसकर भी जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे करती है। उफनती और तेज बहने वाली नदियां, जिनमें त्रिशूली और भोटे काशी शामिल हैं, वहां से लोगों को बचाने में नेपाली सेना का कोई जोड़ नहीं है। सड़कों के बह जाने पर नेपाली सेना तुरंत अस्थायी बेली ब्रिज तैयार करने में पूरी तरह सक्षम है। ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके और संपर्क बहाल हो। जिस जगह त्रिशूली में आपदा आई, वहां पर भी नए सिपाहियों को सेना के बुनियादी उसूल, हथियारों को चलाना और शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाने का कड़ा प्रशिक्षण मिलता है। यही वजह है कि अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग की बदौलत नेपाली सेना इस भयानक त्रासदी से अकेले मुकाबला कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नेपाल में आई भीषण आपदा के बीच सुरक्षित निकाले गए तमिलनाडु के 21 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री काठमांडू से दिल्ली पहुंचे। सभी को नेपाली सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया था। सैलाब के शिकंजे से निकलकर आए लोग खौफजदा है और जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 21 भारतीयों से मुलाकात की। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब ने कई गांवों को मटियामेट कर दिया। कहीं घर बह गए, कहीं मलबे में समा गए। अचानक आए सैलाब में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पहाड़ से नदियों में उतरा सैलाब जिधर से गुजरा उधर बर्बादी के निशान छोड़ गया। पूरे इस भयानक त्रासदी से नेपाल में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग लापता हैं। तमाम देशी विदेशी पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। लापता लोगों की तलाश में नेपाली सेना युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से सुरक्षित निकाले गए तमिलनाडु के 21 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री काठमांडू से दिल्ली पहुंचे। सभी को नेपाली सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया था। सैलाब के शिकंजे से बाहर निकल कर आए ये लोग खौफजदा हैं। जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
just 100 meters before floods got my help. So I am happy. In India, you are from where? India, Andhra Pradesh. Okay. काठमांडू से दिल्ली आए तीर्थयात्रियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मुलाकात की। उनकी आपबीती सुनी, नेपाली सेना का आभार जताया। नेपाल की त्रासदी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय अलर्ट मोड में है। विदेश मंत्रालय में बाकायदा सिचुएशन रूम बनाया गया है। मंत्री आदव अर्जुन की अगुवाई में तमिलनाडु सरकार में मंत्री आदव अर्जुन की अगुवाई में तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्रियों के एक दल ने भी विदेश मंत्रालय के सिचुएशन रूम का दौरा किया और दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाल से बचाए गए 21 लोगों की अगवानी की। 21 भारतीयों से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारा पूरा ध्यान लापता भारतीयों से संपर्क करने पर है। 315 से कुछ ज्यादा भारतीयों से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया है। We are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300, exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 400 से ज्यादा भारतीय रेस्क्यू किए गए हैं। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा। जहां हादसा हुआ वहां 21 लोगों को बचाया गया। त्रिशूली डैम से 63 लोगों को बचाया गया। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दावा किया कि चीन की तरफ हमारे 400 भारतीय नागरिक भी सुरक्षित हैं और हमारे संपर्क में हैं। From on the Chinese side, we have 400 Indian nationals. They are safe. They have been in touch with their family because phones, etc., I am told, is working on that side. Our embassy has been in touch with several of them, in fact, with their team leaders and their travel agent. There's many of their family members also contacted us through the helpline numbers that our embassy is running right now in Beijing. This is on China. This is on China's side. So, and then our embassy, sorry, around 400. So, as you know, this is, as I said earlier, that it's a dynamic situation. So we will give you an updated figure later. भारत ने नेपाल को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीमें भेजने का स्पेशल ऑफर दिया है। नेपाल सरकार की हरी झंडी मिलते ही एनडीआरएफ के जवान आधुनिक उपकरणों के साथ वहां मोर्चा संभाल लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। इधर बाढ़ के बाद तिब्बत से नेपाल पहुंचे 53 भारतीय तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। काठमांडू पहुंचे 53 में से 37 तीर्थयात्री महाराष्ट्र के हैं। एक और अच्छी खबर, बाढ़ के बाद तिब्बत से नेपाल पहुंचे हैं 53 यात्री। बताया जा रहा है इनमें से जो 37 तीर्थयात्री हैं वो महाराष्ट्र के हैं, सकुशल हैं। नेपाल में लापता 39 लोगों को लेकर बंगाल सरकार अलर्ट। लापता लोगों के परिवारों से सीएम ने की बात। 39 में से 2 लोगों से संपर्क हुआ, 37 अब भी लापता हैं। काठमांडू भेजी जाएगी पश्चिम बंगाल सरकार की टीम। नेपाल मामले पर सीएम ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल से अब तक 39 मिसिंग पर्सन था। उसमें 2 इंडिविजुअल का साथ उनका फैमिली और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग का संपर्क स्थापित हुआ है। बाकी 37 अभी भी लापता है। मैं खुद 39 फैमिली का साथ ही अभी पुलिस हेडक्वार्टर से मैं उन लोग का साथ बात किया और बताया पूरा देश की सरकार, मोदी जी का सरकार और प्रदेश सरकार और पूरा प्रदेश की जनता इन लोग का साथ। इधर नेपाल में आई आपदा ने कई परिवारों को बिखेर दिया। किसी की मां लापता है
तो कोई अपने बच्चे के लौटने का इंतजार कर रहा है। गुरुवार शाम बेत्रावती से एक लड़के को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसका परिवार अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं पासंग माया तमांग अपने बेटे के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही है। तबाही के बीच हर तरफ अपनों की तलाश और इंतजार है और हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती जा रही है। इधर नेपाल में आई आपदा ने कई परिवारों को बिखेर दिया। किसी की मां लापता है तो कोई अपने बच्चे के लौटने का इंतजार कर रहा है। गुरुवार शाम बेत्रावती से एक लड़के को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसका परिवार अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं पासंग माया तमांग अपने बेटे के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही है। तबाही के बीच हर तरफ अपनों की तलाश और इंतजार है और हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती जा रही है। नेपाल में तबाही के बीच अपनों को बचाने की गुहार लगातार सामने आ रही है। चिली में हाइड्रो पावर के अंदर फंसे एक शख्स को 3 दिन बीत चुके हैं। उनकी पत्नी ने मदद की गुहार लगाई है। परिवार बेसब्री से रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती ही जा रही है और उम्मीद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह अपनों की जान बच जाए। चिन्तामा छौँ, छिटो उद्धार गरियो। आज 3 दिन भइसक्यो। सरकारको तर्फबाट कुनै पनि आह्वान गरेको छैन, केही पनि खबर पाएको छैन मैले। न छिटो। नेपाल में तबाही के बीच अपनों को बचाने की गुहार लगातार सामने आ रही है। चिली में हाइड्रो पावर के अंदर फंसे एक शख्स को 3 दिन बीत चुके हैं। उनकी पत्नी ने मदद की गुहार लगाई है। परिवार बेसब्री से रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती ही जा रही है और उम्मीद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह अपनों की जान बच जाए। चिन्तामा छौँ, छिटो उद्धार गरियो। आज 3 दिन भइसक्यो। सरकारको तर्फबाट कुनै पनि आह्वान गरेको छैन, केही पनि खबर पाएको छैन मैले। न छिटो। तो नेपाल में फंसे 106 महाराष्ट्र के तीर्थयात्री सुरक्षित हैं, सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और काठमांडू से नेपाल सीमा के रास्ते ये लाए गए हैं। 106 तीर्थयात्री बिहार सरकार और सीतामढ़ी प्रशासन ने ये रेस्क्यू चलाया है और तीर्थयात्रियों को भोजन पानी समेत जरूरी सुविधाएं भी दी गई। भारी है, लेकिन हम सब ये जरूर मानते हैं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, अपने भाई बंधु हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि ठीक है आप महाराष्ट्र से हैं, लेकिन तो नेपाल में फंसे 106 महाराष्ट्र के तीर्थयात्री सुरक्षित हैं, सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और काठमांडू से नेपाल सीमा के रास्ते ये लाए गए हैं। 106 तीर्थयात्री बिहार सरकार और सीतामढ़ी प्रशासन ने ये रेस्क्यू चलाया है और तीर्थयात्रियों को भोजन पानी समेत जरूरी सुविधाएं भी दी गई। भारी है, लेकिन हम सब ये जरूर मानते हैं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, अपने भाई बंधु हैं, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि ठीक है आप महाराष्ट्र से हैं, लेकिन क्या चीन ने जो पहाड़ों के साथ किया उसकी सजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है? चीन के कब्जे वाले तिब्बत में इमिग्रेशन बिल्डिंग की तबाही की तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि चीन दशकों से हिमालय के संवेदनशील इलाकों में निर्माण कर रहा है। क्या ये तबाही उसका ही नतीजा है? नेपाल पर प्रलयंकारी जल प्रहार, चीन में मचा हाहाकार। कुदरत से खिलवाड़, विध्वंस मच गया बेहिसाब। तबाही का जल विस्फोट नेपाल के ऊपर हुआ है, लेकिन चीन को भी गहरा जख्म दे गया है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें त्रासदी और सबक दोनों है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत का ये हिस्सा है। चीन ने यहाँ किलानुमा इमिग्रेशन सेंटर बना रखा था, लेकिन अब चीन का ये किला इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो चुका है।
इस सीसीटीवी फुटेज में ग्योरोंग पोर्ट पर 26 अगस्त की सुबह का आम मंजर है। लोग घूम रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, इमिग्रेशन कस्टम्स की बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी हैं। लेकिन तभी अचानक भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी के हालात पैदा हो जाते हैं। साफ दिख रहा है कोई बहुत बड़ी तबाही हाहाकार मचाती पूरी रफ्तार से आ रही है। इन पक्षियों को देखिए, इन्हें पहले ही एहसास हो गया। खौफजदा पक्षी सुरक्षित ठिकानों की ओर उड़ चले, लेकिन जमीन पर जो लोग मौजूद थे उन्हें बस भागने का मौका मिला। इंसानी पैर कुदरती प्रलय के वेग का कहाँ मुकाबला कर सकते थे। दूर से भूरा काला दीवार जैसा कीचड़, पत्थर और पानी का प्रलयंकारी बहाव आता है। लोग चीखते भागते हैं, लेकिन सेकंड में पूरा परिसर डूब जाता है। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं, पानी के इस हमले ने उनका कचूमर निकाल दिया। जो बच गईं तैरने लगती हैं, लेकिन इमारतें ढह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। तिब्बत की तरफ पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग कीचड़ और मलबे का ढेर बन जाता है। चीन ने जिस इलाके को तरक्की का चमकता संसार बनाया था, वो मिट्टी में मिल जाता है। नेपाल की तरफ भी यही लहर तिमुरे, स्याब्रुबेसी और आगे की घाटियों को निगल गई। चीन को हिमालय से खिलवाड़ का सबक मिला। चीन अपनी तरफ से हिमालयी हिस्से के साथ दशकों से बेदर्दी करता आ रहा है। दुनिया को अपनी निर्माण ताकत दिखाने के लिए हिमालय को चोट पर चोट देता आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ग्योरोंग पोर्ट का ये वीडियो तबाही से ठीक एक दिन पहले का बताया जा रहा है। समतल जमीन पर खड़े होकर देखने पर यह इमारत असल में बहुत ऊंची और मजबूत लगती है, लेकिन अब सब कुछ मिट्टी का हिस्सा हो चुका है। संवेदनशील हिमालय ने एक दिन बाद ही कह दिया, अब बस बहुत हो चुका। सिर्फ झील नहीं फटा है, बल्कि हिमालय के सब्र का बांध टूट गया है। चीन ने हिमालय के क्षेत्र में खतरनाक जगह पर कई आधुनिक निर्माण किए हैं। ग्योरोंग पोर्ट और आसपास की सुविधाएं संकरी नदी घाटी और संगम के पास बनाई गई थी, जहां बाढ़ का खतरा हमेशा से था। हिमालय में पारंपरिक गांव ऊंचे स्थानों पर बसते थे, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े पैमाने पर चीन ने सड़क, पुल, इमिग्रेशन बिल्डिंग और सेटलमेंट बनाया तो जोखिम कई गुना बढ़ गया। कुछ नेपाली रिपोर्ट्स में चीन पर पहाड़ी काटने और नदी के प्राकृतिक रास्ते को बदलने का भी आरोप लगा। संवेदनशील हिमालयी इलाके में इतनी बड़ी इंसानी मौजूदगी ने नुकसान को भयंकर बना दिया। 1970 से 80 के दशक में चीन ने इसे राष्ट्रीय स्तर का लैंड पोर्ट बनाया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने से यहाँ गतिविधि सीमित रही। 2015 के नेपाल भूकंप ने पुराना झांगमू कोटारी रूट क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद चीन ने ग्योरोंग को विकसित किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने यहाँ सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक्स, पार्किंग और ज्वाइंट इंस्पेक्शन हॉल बनाए थे। ये आधुनिक कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतों वाला कॉम्प्लेक्स था, जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम्स, पुलिस और कई सुविधाएं मौजूद थीं। घाटी में नदी के किनारे भोटे कोशी और त्रिशूली सिस्टम के संगम के पास होने की वजह से ये इमिग्रेशन सेंटर भूगर्भीय रूप से संवेदनशील जगह पर था। कुदरत ने चेतावनी दी थी, जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन चीन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कमजोर घाटी में ही ढांचे खड़े कर दिए। नतीजा, चंद सेकंड में चीन का ये किला ढह गया। तो नेपाल से आए सैलाब से काफ़ी विनाश हुआ है। 26 अगस्त को आई फ्लैश फ्लड और मलबे की तेज धारा ने कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया। शुरुआती रिपोर्ट्स में करीब 1 दर्जन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के प्रभावित या बंद होने की बात सामने आई है। नेपाल में सैलाब आया, भारी तबाही लाया। विनाशकारी बाढ़ ने सिर्फ गांव, सड़क और पुल ही नहीं बहाए, बल्कि नेपाल में चलने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। छब्बीस अगस्त को जब सैलाब रसुआ में आया था, तब ऐसी तबाही मचाई थी। उसके रास्ते में जो पड़ा मिला उसको तबाह कर दिया। तबाही का मंजर बेहद ही खौफनाक था। नेपाल में आए इस भारी सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है। नेपाल और तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर फटने और अचानक आए सैलाब के कारण नेपाल में लगभग 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बांध और ढांचों को नुकसान पहुंचा है।
नेपाल को दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर संभावनाओं वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ बिजली बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यही नदियाँ जब ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन या अचानक आई बाढ़ के बाद उफान पर आती हैं तो पावर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जैसा 26 अगस्त को हुआ। नेपाल में चल रहे पावर प्रोजेक्ट का काफ़ी नुकसान हुआ है। 26 अगस्त की आपदा में नेपाल की करीब 430 मेगावाट बिजली क्षमता प्रभावित होने की रिपोर्ट है। ये नेपाल की कुल स्थापित हाइड्रो पावर क्षमता का 12% से ज़्यादा है। नेपाल के प्रभावित इलाकों में रसुआ और नुवाकोट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन इलाकों में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन या फिर चालू हैं। भारत की कई कंपनियां नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को विकसित कर रही हैं। नेपाल में भारत की कंपनियों की मौजूदगी सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाओं में भारतीय कंपनियां निवेश, निर्माण या विकास की भूमिका में हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। पहाड़ों में बहने वाली नदी के पानी को एक बांध या डाइवर्जन सिस्टम के जरिए नियंत्रित किया जाता है। पानी को ऊंचाई से एक सुरंग या पाइप के रास्ते नीचे भेजा जाता है। तेज दबाव से नीचे आता पानी टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है। टरबाइन घूमती है तो जनरेटर बिजली पैदा करता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर बिजली का वोल्टेज बढ़ाता है और ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली को शहरों, उद्योगों और दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पहाड़ों में यही सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं के सामने कमज़ोर भी पड़ सकता है। बाढ़ अगर पावर हाउस, टनल, स्विच यार्ड, ट्रांसमिशन लाइन या एक्सेस रोड को नुकसान पहुंचा दे तो पूरा प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। यानी बिजली बनाने के लिए सिर्फ नदी और टरबाइन काफ़ी नहीं है। बांध से लेकर पावर हाउस और ट्रांसमिशन लाइन तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहना ज़रूरी है और नेपाल में ऐसा ही हुआ है। जब सैलाबी प्रहार आया तो उसने नेपाल के 1 दर्जन से ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया। टीम न्यूज़ नेशन। 26 अगस्त को नेपाल के ऊपर ऐसी त्रासदी का विस्फोट हुआ जिसमें जिंदा बचकर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। कई लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन कई ऐसे मासूमों की तस्वीर भी सामने आई है जो मौत से लड़कर सही सलामत जिंदा बचकर निकल आए। एक तरफ आंखें नम कर देने वाली तस्वीर और दूसरी तरफ जिंदगी की उम्मीद जगाती तस्वीर। नेपाल में महाजल प्रलय। एक तरफ मौत का खौफनाक मंजर, दूसरी तरफ जिंदा बच जाने की करिश्माई तस्वीरें। एक तरफ दिल दहला देने वाली मौत की दास्तां है, दूसरी तरफ नदी किनारे कीचड़ में फंसे शव, तहती लाशें, मलबे में दबे शरीर। नेपाल में बचे हुए जिन लोगों ने इस हालात को देखा, उनके मुताबिक पानी में हड्डियां बाहर निकली लाशें और टूटे शरीर। परिवारों ने आंखों के सामने अपने प्रियजनों को बहते देखा। कई लोगों ने कहा कुछ बचाने का मौका ही नहीं मिला। तस्वीर दूसरी भी है, जिंदा बच जाने की तस्वीर जो उम्मीद जगाती है। किस्मत का खेल देखिए, मलबों के ढेर में से मासूम बच्चे भी जिंदा बचकर बाहर निकलते दिखाई दिए। नेपाल की ये तस्वीर जिसने भी देखी उसकी सांसें थम गई। तबाही के मलबों में डूबता एक शख्स, इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब है और ये उसमें डूबा हुआ है। यह शख्स मलबों के बीच पल भर के लिए गायब भी हो जाता है, लेकिन इन मलबों के ढेर में से ये शख्स जिंदा रहने के लिए एक मकसद ढूंढने निकला था। ये वीडियो देखना वाकई बहुत मुश्किल है। मलबे से कीचड़ में लिपटे एक छोटे से बच्चे के शरीर को बाहर निकालते हैं, बचाव कर। वो किसी का भी बच्चा था। एक छोटी सी जिंदगी जो पानी और मलबे की दीवार के नीचे कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई।
लेकिन 2 साल की नन्ही बच्ची के बच जाने की ये तस्वीर अब जल प्रलय में भी मौत के हार जाने का गवाह बन चुकी है। घर मलबों के ढेर में दबा था, बस एक छोटी सी जगह थी, वहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को बचाने में जुट गई। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बच्ची का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इस आपदा में भी एक मासूम ने मौत को मात दी। नेपाल की महाआपदा में वहां की सेना के जवान वर्दीधारी देवदूत बन चुके हैं। सेना की रेस्क्यू टीम ने भीषण बाढ़ के बीच जुड़वा शिशुओं को बचाया है। इन बच्चों के परिवार का तो पता नहीं चल सका, लेकिन ये मासूम बच्चे एक नई जिंदगी की उम्मीद में। नेपाल में फ्लैश फ्लड आया और हजारों लापता लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस त्रासदी के शिकार कुछ लोगों के शव बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज के पास गंडक नदी में मिले। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में घिरे कांग्रेस नेता और मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। नागेंद्र ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी लेन देन में उनके दस्तखत नहीं है और उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस्तीफे का ऐलान करते वक्त नागेंद्र भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते नजर आए। अब उनके इस्तीफे के बाद कर्नाटक की सियासत में घमासान और तेज होने के आसार हैं। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में घिरे कांग्रेस नेता और मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। नागेंद्र ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी लेन देन में उनके दस्तखत नहीं है और उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस्तीफे का ऐलान करते वक्त नागेंद्र भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते नजर आए। अब उनके इस्तीफे के बाद कर्नाटक की सियासत में घमासान और तेज होने के आसार हैं।